हेलो डे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो डे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वीडियो पे आने से पहले आप आई बटन पे आ रही वीडियो को जरूर देख के आइएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने डिस्कस किया है पॉलिनोमियल और उसके वेरियस टाइप्स और कुछ फैक्टर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बिना आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे आने से पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आई बटन पे उसका लिंक दे देंगे, तो आप कहीं भी जाके उसको क्लिक करके इसको देखिएगा, ताकि हम इस वीडियो का आपको जो मोटो है वो आपको समझ में आए। नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, बट आई विल रिवाइज द टॉपिक्स इन दिस वीडियो ऑल्सो। सो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, कोई भी पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होगा ax² + bx + c की फॉर्म में होगा, वेयर a b c आर रियल नंबर। a b c क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब जो भी नंबर रियल नंबर होते हैं, जो वास्तव में जिनका प्रयोग हम डेली की रूटीन लाइफ में करते हैं, दैट आर द नंबर्स। और दूसरे तरह के नंबर जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और उसमें समटाइम्स लाइक i + iota 3 करके, ठीक है, 3 + iota 2 √2 व्हाट आर द नंबर्स, कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें आपका एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो वो नंबर जो है वो आपके इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो ऐसा नंबर का प्रयोग यहाँ पे नहीं है। जो a b और c होंगे ये आपके रियल नंबर होंगे। और इस दौरान आपका a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0। आपका x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं किस प्रकार होता है। सबसे पहले बात चलती है पॉलिनोमियल के ऊपर। क्या चलती है? पॉलिनोमियल के ऊपर, और मैं एग्जांपल के साथ इन सब चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। पॉलिनोमियल 4x² + 4y + 3 + 4x, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी, एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। तो कई तरह का पॉलिनोमियल जो है वो होता है। पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस जिस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लाइक वी कैन से दैट 3x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और जब तक मैं इसके आगे = समथिंग नहीं करूंगा, =4 नहीं करूंगा, ये पॉलिनोमियल ही रहेगा। जब मैंने इसके साथ =4 लगा देंगे, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? सॉरी, ये बन जाएगा इक्वेशन। पॉलिनोमियल से क्या बनेगा? इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक बट इक्वेशन। क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा, ठीक है। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है। तो अब इसके पॉलिनोमियल के अंदर क्या होती है? टर्म्स होती है। ये देखिए, जो सिंगल सिंगल पार्ट है इसको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो मैं बात करूं इसके अंदर टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4। तो टर्म्स कितनी आ गई? टर्म्स कितनी आएंगी? 4 टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब मैं पूछता हूं आपको, इसमें वेरिएबल कितने हैं? क्या है? वेरिएबल्स। व्हाट आर द वेरिएबल्स? वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है। अब देखो, यहाँ x की वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है। वी कैन से एनीथिंग, वैल्यू 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, कितना भी आ सकता है, हमें नहीं पता। सो इसीलिए x यहाँ पे एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है, क्योंकि y भी कोई वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे जब ये सॉल्व होगा, जब फैक्टर्स होंगे, तो y की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, इसलिए y भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल है, एक x और एक y, एक और x और एक y, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो आपका जो पॉलिनोमियल होता है ये बड़े तरह का होता है, जिसमें आप कह सकते हो वन वेरिएबल, ठीक है, दूसरा 2 वेरिएबल, ठीक है। 1 वेरिएबल होगा तो एक ही तरह का इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे अगर 1 वेरिएबल की एग्जांपल की मैं बात करूं, इसको हटा लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। 1 वेरिएबल के ऊपर मैं बात करूं, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल किस प्रकार का होगा? लाइक 4x, ठीक है, लाइक मैंने लिख दिया 4x² + 8x + 3x, ये एक तरह का 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। मैं लिख देता हूं 8x², ये भी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्यों? जब आप एक ही, जैसे अगर मैंने लिखा x, तो मैं x लगा के सभी टर्म, मेरी सभी टर्म्स के साथ x है, ठीक है, तो वो 1 वेरिएबल हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 8x
प्लस 3, तो ये भी वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि 3 तो रियल नंबर है, उसका तो पता ही इतना है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल तो एक ही है ना, x। जो x की वैल्यू यहाँ आएगी वही x की वैल्यू यहाँ आएगी, वो अलग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए ये एक वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब इसमें एक ही तरह का वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर मैं मान लेता हूँ मैंने x का इस्तेमाल किया तो मैं x ही लिखूंगा पूरी टर्म्स के अंदर, 4x² + 4 + 4, ठीक है। इस तरीके से बना सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 8x² + 3x + 4, तो ये वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं डाला जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ 8x + 3y + 4, तब समझो, तब ये टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अब इसमें दो की वैल्यू वेरी करेगी, एक x की और एक y की, इसलिए ये क्या कहलाएगा? टू वेरिएबल। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। वेरिएबल आई अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगी कि वेरिएबल क्या है। फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं टर्म्स की तरफ। टर्म्स में इसको समझना बहुत आसान है। एक तो आपको ये समझ में आ गया कि जो पॉलिनोमियल होता है वो वन वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल होता है, थ्री वेरिएबल होता है, जितने वेरिएबल आप लगाना सकते हो सकते हैं। आगे चलते हैं टर्म्स की तरफ। अब इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, बिना वेरिएबल के है। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब इसमें एक ही टर्म है। अगर मैं बात करूं इसमें टर्म्स कितनी है, तो सिर्फ एक है। कितनी टर्म है? एक टर्म, 2। इसलिए पूरी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 जितना तक काउंटिंग है वो सारी की सारी मोनोमियल में आएगी। किसमें आएगी? मोनोमियल में। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। दिस इज मोनोमियल। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 4x + 3y, इसमें टर्म्स कितनी है? कितनी टर्म्स हैं? एक 4 है और दूसरी 3y है, तो दो टर्म्स हो जाएंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब हो गया जिसमें दो टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2 टर्म्स। जिसके अंदर दो टर्म है वो कौन सी हो जाएगी? बाइनोमियल। आप देखो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? x और y, 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की बात करें तो कितने हैं वेरिएबल्स? 2। तो वेरिएबल्स की मैं बात करूं तो कितने वेरिएबल हैं? 2। कौन कौन सा? x और y, 2 वेरिएबल, और ये बाइनोमियल है। आई समझ में आ गया? आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये ट्राइनोमियल भी हो सकता है। क्यों? 3 टर्मों वाली भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। अब चलते हैं, जिसके साथ वेरिएबल लगा होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जहां तक समझ में आ गया टर्म्स के हिसाब से, अगर पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल। सारी की सारी काउंटिंग मोनोमियल होती है। अगर टर्म्स के अगर 2 टर्म्स हैं, कितनी टर्म है? 2 टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म है उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम जो है वो वेरी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया? चलो इसको हटा देते हैं फटाफट से। आपको टर्म्स और यहां तक पता चल गया। अब हम बात करेंगे डिग्री की, इसके ऊपर डिग्री, क्योंकि डिग्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर। जब तक डिग्री समझ में नहीं आएगी तब तक नहीं कर पाएंगे। और डिग्री के लिए आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझने के लिए यहां मैं टॉपिक लिख देता हूं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके लिए पहली कंडीशन क्या है? जो आपका पॉलिनोमियल है शुड बी वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल शुड बी वन वेरिएबल, ठीक है। मैं समझाता हूं। अगर मैंने सिंपल ऐसा लिख दिया 4x² + 3x + c, और यहां मैं पूछ रहा हूं कि डिग्री कितनी है? क्या है? डिग्री। सबसे पहले बात करें डिग्री होती है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। तो जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसी को हम जो है उसकी डिग्री बोलेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को हम उसकी डिग्री मान के चलते हैं। डिग्री को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में कहानी है क्या। सो अब देखिए, अगर मैं इसको देखूं, दिस इज वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ x का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या है? वन वेरिएबल। c की जगह आई विल टेक सम वैल्यू, इट इज 4, ठीक है। चलो अब मैं क्या देखूंगा? जो मेरा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे पहले तो वन वेरिएबल आ गया,
तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, कितनी है 2, तो ये कौन सी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2। और अगर किसी की पावर 2 होती है तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये इक्वेशंस, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, दूसरी एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने लिख दिया इधर 3x + 4, सिंपल लिख दिया। अब यहाँ x के ऊपर कोई पावर नहीं है, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर होती है 1। क्या होती है 1। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी 1। चलो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर से समझा पाऊँ। चलो आइए, तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया। अब आप देखो x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो एक पावर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। और अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी। लेकिन कंडीशन फिर भी मैं कह रहा हूँ, इट शुड बी 1 वेरिएबल, क्या होना चाहिए 1 वेरिएबल, तभी आप उसको बोल पाओगे, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर 1 वेरिएबल होगा तभी आप उसको सेटिस्फाई कर पाओगे कि इसके अंदर जो है इसकी डिग्री इतनी है और उसको ये नाम देना है। तो डिग्री के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखना है, शुड बी 1 वेरिएबल। कैसा होना चाहिए, 1 वेरिएबल। अगर एक्स एक्स लिखा है तो एक्स ही रहना चाहिए, अगर वाई लिखा है तो वाई ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। उसी तरीके से आपका आगे बहुत सारी और टाइप्स जो है पॉलिनोमियल की वेरी करती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आई होप सो कि आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो आगे की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, कोई भी पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में होगा ax² + b + c, और a b c रियल नंबर होंगे और a आपका 0 नहीं हो सकता, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे आपने एग्जांपल ले लिया 2x² + 3x + 4। अब देखो 1 वेरिएबल है, क्या है 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके अंदर जो a b c होते हैं, व्हाट इज a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। b की बात करें इट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x, और जो c रहेगा दैट विल बी कांस्टेंट। c क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। x² के साथ जो काउंटिंग लगी होगी, x² के साथ जो काउंटिंग लगी होगी दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x²। x के साथ जो कोफिशिएंट होगी वो b रहेगी, और c मतलब कांस्टेंट टर्म, उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। a cannot be 0, cannot be 0। पूछो क्यों, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो a × x², ये पूरे का पूरा 0 हो गया। क्या हो गया 0। इसको मैं कैसे लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 0 + 3x + 4। अब ये कैसा लिखा जाएगा 3x + 4। अब मैं आपको पूछता हूँ इसकी डिग्री क्या है, व्हाट विल यू से, यू से सर x की पावर तो 1 है तो डिग्री होगी 1। क्या हो जाएगी, डिग्री 1। अगर डिग्री 1 है तो क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। इसीलिए आपका a जो है इट कैन नॉट बी 0, a आपका 0 नहीं हो सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। आल दो कि आपके b और c 0 हो सकते हैं, b और c 0 हो सकते हैं। कैसे, आप यहां तक समझ में है, इसको a कभी 0 नहीं हो सकता, इसको मैंने बता दिया, ठीक है। मान लो ये a है और ये जो है ये b है और ये आपका c है, ठीक है। a 2 है
b कितना आ गया 3, c जो है वो 4 है इस केस में। तो a को 0 करेंगे तो पूरा x स्क्वायर 0 हो गया, x स्क्वायर 0 हो गया तो ये एक लीनियर पॉलीनॉमियल बचा, तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऐसा अगर ये हम तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की बात करें तो लीनियर कैसे बच सकता है, ठीक है। तो इसीलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो b को 0 कर दो, क्या कर दो b को 0, तो कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 4, तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4, इलाबोरेट करेंगे तो 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, आप कहोगे सर वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है b के 0 होने पे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ही रहती है, इसीलिए b 0 हो सकता है। सिमिलर विद द केस ऑफ c, सिमिलर विद द केस ऑफ c, अगर मैं c को 0 कर दूं, मान लो मैंने लिख दिया c इज इक्वल टू 0, तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0, तो ये बच गया 2x स्क्वायर प्लस 3x। और अब यहां मैं आपको पूछता हूं कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप कहोगे सर पहली बात में 1 वेरिएबल है, विच इज गुड कंडीशन, क्योंकि यही चाहिए था। दूसरी बात करें वेरिएबल x है, x के हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। इसका मतलब b और c को 0 करने पे मेरी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज ही रही। इसीलिए इस केस के अंदर b और c जो है वो 0 हो सकते हैं, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a के 0 होने पे आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल एक लीनियर पॉलीनॉमियल में चेंज हो जाती है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े फटाफट से, चलो बढ़ते हैं आगे। ये कंडीशन जे लाइन आपको समझ में आ गई, a के नॉट भी 0, ऑल्दो b और c हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। दिस इज पॉलीनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो किस फॉर्म में रहेगा, लेट मी राइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px is equal to c, ठीक है, where px is a polynomial of degree 2 and c is a constant, ठीक है, is called quadratic equation, quadratic equation। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो p at x is equal to c, what is p? p is the polynomial और x is the variable, p is the polynomial, x is the variable। कोई भी पॉलीनॉमियल जो x के वेरिएबल में हो is equal to c के बराबर हो, बट ये जरूरी नहीं है, वो y की फॉर्म में भी हो सकता है। मान लो अगर आपने ऐसा लिखा 2y प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू लाइक 4, ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल y है तो ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि p at x इज इक्वल टू c हो, p at y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जब हम पॉलिनोमियल के आगे इज इक्वल टू करके कोई वैल्यू लिख देते हैं, पर वो होनी कांस्टेंट चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ लो, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा वो कांस्टेंट होता है, लाइक 4, लाइक सारी काउंटिंग, रियल नंबर्स काउंटिंग, ठीक है, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है, वो सारे का सारा जो है वो आपका क्या होगा, उसके पार्ट में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सिंपल मैंने लिख दिया 3x प्लस 4x प्लस 4 2, तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके आगे लगा दूं इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया 4x प्लस 3, ठीक है, और इसके आगे लिख दिया इज इक्वल टू 6, ये भी क्या है? इक्वेशन। याद रखिएगा यहाँ कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब काउंटिंग, कांस्टेंट का मतलब काउंटिंग। आप ऐसे याद रखना, काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग कुछ भी, रियल नंबर, एनीथिंग यू वांट टू प्लेस। 4x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू, लगाओ मैं कुछ भी लगा दिया, 12 लगा दिया,
ठीक है। तो जब हम पॉलिनोमियल के आगे इज इक्वल टू करके कोई काउंटिंग लिख देते हैं, फिर वो 1 2 3 4 0 -1 2 3 जो मर्जी लिखो, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? अब हम बात करेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, चलो। सो फाइनली तुमने क्या कर डाला। तो हम थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, ये दिया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको करेंगे। रूट्स के ऊपर करते हैं द वैल्यू ऑफ x फॉर विच quadratic equation is satisfied are called the roots of the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या लिखा है, x की वो वैल्यू जिसके लिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी वैल्यूज जिसके लिए उसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरे इसके रूट्स हैं, ठीक है। एक तरह के आंसर सी लगा दो। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया x² - 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। फिर मैं आपको कर देता हूँ। तो x² 4 उधर गया तो प्लस का हो गया, मैं ले सकता हूँ मेरा x² इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपस में कटेगा तो x की वैल्यू आएगी 2 and -2। इसका मतलब एक x 2 है और मेरे x की वैल्यू -2 है। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ तो भी 0 हो जाएगा, -2 पुट करूंगा तो भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स। रूट्स का मतलब वो वाली वैल्यूज, x की वो वैल्यूज आ गई, या वेरिएबल कुछ भी, अगर y है तो y की वैल्यूज, z है तो z की वैल्यूज, तो जिसको फिल करने पे इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। मान लो यहाँ मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 किसी को 0, लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ? देखो 4 - 4 क्या आएगा? 0। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर गया। अगर मैं यहाँ करूँ -2 को, तो -2 का स्क्वायर -4, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर फिर 4 -4, तो क्या हो गया? 0। तो आप देख रहे हो इन दो वैल्यू के लिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए हम इसको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा राम कहानी नहीं थी, वो पहले वाले में थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, उसको हमने अभी डिस्कस करा, ठीक है। तो ये आपके रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूट्स। जनरल फॉर्म याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको याद रखना है आपने, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे आप कर सकते हो, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है? दैट विल बी ax² + bx + c = 0, ठीक है। इसको याद रखना है और ऑलवेज रिमेंबर वेयर योर a cannot be 0, आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसी केस में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज योर जनरल क्वाड्रेटिक। और रूट्स के लिए आपका जो फॉर्मूला रहता है, अगर आपको रूट्स निकालने हैं, यू विल यूज x, यू कैन से यार x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एक ये लग सकता है और दूसरा आपका लगता है x इज इक्वल टू, जहाँ ये लगा लो या वो वाला लगा लो, आपकी इच्छा है, -b प्लस माइनस रूट d ओवर 2a, वेयर d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ये याद कर लीजिएगा। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाएगा ये? डिस्क्रिमिनेंट।
फटाफट से उतारिए, हम आगे चलें। सो हियर वी आर डिस्क्रिमिनेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट का मतलब अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को। इसको हटा देते हैं, इसको ट्रिम कर लेंगे। सो आगे हम बात करेंगे आपके नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो दोनों की सेम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। मतलब 2 और 2 दो रूट हो सकते हैं, 4 और 4 दो रूट हो सकते हैं। कई बार रूट सेम भी हो सकते हैं, रूट अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और कई बार रूट्स ऐसे आते हैं जो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो वो सारे का सारा किससे पता चलेगा, वो हमको डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा कि ये सॉल्व हो भी सकता है, इसके रूट्स निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो किससे पता चलेगा आपको, आपके जो डिस्क्रिमिनेंट आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ही बताएगा कि वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता। निकल सकता है तो उसके रूट इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है। तो जहाँ इमेजिनरी है वो सारे का सारा आपको डी से ही पता चलेगा। सो आइए देखते हैं। केस वन आपका क्या आ गया, इफ योर डी इज ग्रेटर देन 0, डी क्या है, 0 से बड़ा है, डी क्या है, 0 से बड़ा है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, रूट तो आएंगे लेकिन अलग अलग रूट आएंगे, अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, क्या मतलब, अलग अलग रूट आएंगे। आगे बढ़ो। केस सेकंड, अगर आपका डी जो है वो 0 के बराबर होगा, 2 इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट, तो रूट आपके इक्वल भी आएंगे और रियल भी आएंगे। केस थर्ड, केस थर्ड, इफ डी इज लेस देन 0, डी क्या है, 0 से कम है, नो रियल रूट, नो रियल रूट, मतलब इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता, ठीक है। सो इस तरीके के एक आधे एग्जांपल्स लेते हैं और उसको करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। आज की वीडियो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगी और इसकी एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में ही डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल इफ विल टेक वही इक्वेशन लेके हम सॉल्व करते हैं, -x² - 4 = 0। इफ विल टेक दिस, तो मुझे d निकालना है, d फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब इसको जरा कंपेयर करते हैं, x² - 4 = 0, कंपेयर करोगे इसके साथ ax² + bx + c = 0। अब देखो x² है, x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब a कितना आ गया, 1। b की बात करो तो b है नहीं, b 0 क्योंकि x वाली टर्म ही नहीं है। और c की बात करो तो -4, c कितना है, -4। तो d निकालने के लिए आप फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर रहे हो, b² - 4ac, b कितना आ गया, 0 का स्क्वायर, 4 × a, 1 c का मतलब -4। तो आप देखो कितना आया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 × 16 16 हो गया, d कितना आया, 16। d 16 है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग रूट आएंगे और इसको हमने सॉल्व किया था। इसके जो रूट आए थे वो आए थे 2 और -2। तो देखो ये फार्मूला कारीगर है और काम करता है। सो इसको आप याद रखिएगा, ये हम जब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत काम में आएगा, जहां हमको ये पता चलेगा कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अलग अलग हैं, कौन से इक्वल हैं और किसका रूट जो है वो रियल नहीं है, नो रियल रूट, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब रह गए इसके क्वेश्चंस, तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। और इस वीडियो को आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो दबा के सपोर्ट करिए, जितना प्यार आप मेरी वीडियोस को आमतौर पर देते हो उससे ज़्यादा करिए, ठीक है। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा और आप लोगों के साथ हम भी जो है वो इसको और बड़े लेवल पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।